Hello dear students, in today's video lecture we are going to study the term strain। इसी 7th यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड्स में प्रीवियस जो हमने स्टडी किया था वो स्ट्रेस और उसके टाइप्स स्टडी किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रेन। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। स्ट्रेन को बताने के लिए थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन क्या है। व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी देयर इज अ चेंज इन द कन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी। ये हम जानते हैं कि जब एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी पे अप्लाई किया जाता है तो उसकी जो बनावट है उसमें कुछ चेंज आता है। द बॉडी इज सेड टू बी स्ट्रेन्ड, यानी कि बॉडी पे कुछ स्ट्रेन या उसकी शेप में जो चेंज होना है उसको स्ट्रेन नाम दिया जा रहा है। सो बॉडी इज सेड टू बी स्ट्रेन्ड और डिफॉर्म्ड। तो इसी बेस पर डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ चेंज इन कन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कन्फिगरेशन। ओरिजिनल बनावट का रेशो उसमें चेंज होने वाले उसकी बनावट में जो चेंज होगा उसके साथ जो रेशो है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन मैथमेटिकली लिख रहा है, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन कन्फिगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कन्फिगरेशन। ठीक है, तो स्ट्रेन डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो कन्फिगरेशन जिसको वो नाम दे रहा है, ये कन्फिगरेशन उसकी लेंथ हो सकती है, उसकी शेप हो सकती है, उसका वॉल्यूम हो सकता है। सो इसी बिहाफ पर स्ट्रेन के जो टाइप्स हैं, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शेयरिंग स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल से मतलब है उसकी लेंथ से। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर बॉडी एल लेंथ की थी ओरिजिनल पहले और एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से उसकी लेंथ में डेल्टा एल चेंज आया है, तो डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसके बाद, तो सेम इसी पैटर्न पर डेफिनेशन, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, सो डेल्टा वी अपॉन वी, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गई। जहाँ तक बात है शेयरिंग, शेयरिंग से मतलब उसकी शेप से। तो शेप चेंज कौन सी स्ट्रेस से होती है, पीछे हमने पढ़ा पिछले वीडियो लेक्चर में कि टेंजेंशियल स्ट्रेस से शेप चेंज होती है। तो जैसे इसी तरह का ये डायग्राम वहाँ पर हमने बनाया था। ओरिजिनल ये जो नीचे वाला फेस है उसका फिक्स है, क्यूबॉइड है ये, एच ए बी सी डी एच जी पी ई, ये पहले इसका नाम था। और इस पर ये टेंजेंशियल फोर्स लगाने से जो अपर फेस है, एच वाला पॉइंट एच डैश पे आ गया, ई वाला ई डैश पे आ गया, पी पी डैश पे आ गया, जी जी डैश पे, तो थोड़ा सा ये टिल्ट हो गया, तिरछा हो गया है बाय एन एंगल थीटा। और यही एंगल थीटा जो है वो यहाँ शेयरिंग स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो शेयरिंग स्ट्रेन का डेफिनेशन देते समय टेन थीटा जैसे यूज़ किया गया, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की गई, परपेंडिकुलर बाय बेस, इस वाली ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल कंसीडर करते हुए टेन थीटा यहाँ से निकाला गया। तो जितना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ था ऊपर, यहाँ से ये फेस यहाँ तक जो गया डेल्टा एल, और ओरिजिनल दोनों फेसेस के बीच में जो डिस्टेंस था परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज एल, उसको लेते हुए। सो द डेफिनेशन गिवन इज शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सरफेस। डिस्प्लेसमेंट कौन सा, ये डेल्टा एल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सरफेस अंडर टेंजेंशियल फोर्स, जिस सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लग रही है उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल का रेशो है टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेस्ड सरफेस। डिस्प्लेस सरफेस ये ऊपर वाला है, इस डिस्प्लेस्ड सरफेस का फिक्स्ड सरफेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ रेशो है शेयरिंग स्ट्रेन। ओके, सो दिस इज द 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज इलास्टिक लिमिट। छोटी सी डेफिनेशन है एक, इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल form completely, and beyond which if deforming force is increased the body loses its property of elasticity। देखो होता क्या है कि जैसे हम स्प्रिंग की ही बात कर रहे हैं, तो कुछ लिमिट ऐसी एक्सटर्नल फोर्स की होंगी जिस लिमिट तक अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो स्प्रिंग अपनी पहले वाली कन्फिग्रेशन में आ जाता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा फोर्स हम लगा देते हैं तो स्प्रिंग या जो भी इलास्टिक बॉडी होगी वो अपनी पहले वाली कन्फिग्रेशन में नहीं आती है। ठीक है, तो वही मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहा है कि जिस फोर्स तक अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है तो एक लिमिट होगी हर एक बॉडी की, और उसी लिमिट को नाम दिया जाएगा इलास्टिक लिमिट। क्योंकि अगर उस इलास्टिक लिमिट से ऊपर फोर्स लगाते हैं तो यहाँ लिख रहा है बियॉन्ड विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज इंक्रीज्ड, उससे ज़्यादा अगर डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाई जाती है तो बॉडी उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देती है। बॉडी लूजेज इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म, वो परमानेंटली ही फिर उसी शेप में चली जाती है, वापस अपनी पहले वाली कन्फिगरेशन में नहीं आती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिख रहा है, इलास्टिक लिमिट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी वेयर एज इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इलास्टिक लिमिट
बॉडी की प्रॉपर्टी है, जबकि इलास्टिसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल जस्ट लाइक कोई कॉपर है, कोई स्टील है, आयरन है, ये अलग अलग मटेरियल्स हैं। और बॉडी एक शेप हो गई, जैसे कोई स्प्रिंग है, कोई वायर है, कोई मेटल का कोई डिस्क है, कोई डिस्क शेप में है, कोई उसके क्यूबॉइडल शेप में होगा पीस मेटल का, है ना। नेक्स्ट टर्म इज हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ में डेफिनेशन दी गई, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, एक्सटेंशन का मतलब है खिंचाव, इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड, है ना। जितना ज़्यादा लोड अप्लाई किया जाएगा उतना ही ज़्यादा खिंचाव होगा विद इन द इलास्टिक लिमिट। लेकिन साथ में जो एक पॉइंट ये लिखा गया कि ये जो लोड हम अप्लाई करें बॉडी पे, वो उसकी इलास्टिक लिमिट जो अभी डेफिनेशन पड़ी थी कि उस दायरे में रहते हुए, जिस दायरे के अंदर अंदर बॉडी की इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय ना हो, उस दायरे के अंदर रहते हुए ही जितना हम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होंगी। ये हुक्स लॉ कहता है, ठीक है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अगर हम इन दोनों टर्म्स को थोड़ा साइंटिफिक फॉर्म में ले जाते हैं, एक्सटेंशन और लोड अप्लाइड को, तो इनके लिए टर्म्स यहाँ दी गई स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। तो वही विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इक्वल्स टू, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो इक्वल टू किया, और कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनलिटी का लिया गया वो ई। सो दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ऑल्सो कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इसको कहते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई किसके बराबर हो जाएगा, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, है ना। नेक्स्ट आगे आएगा ये, सो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। आगे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स स्टडी करेंगे यहाँ पर, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए एक एक करके आएंगे ये पॉइंट हमने अभी भी स्टडी कर ही लिया हुक्स लॉ में, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वाला, ठीक है। सो ये जो कांस्टेंट आया था यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का, that is called modulus of elasticity, stress divided by strain. So depending upon type of stress and type of strain, इस type of stress और type of strain पर डिपेंड करते हुए आगे जो टाइप्स होंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, उसमें सबसे पहला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वाई से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसमें स्ट्रेस कौन सी है, नॉर्मल स्ट्रेस, और जो स्ट्रेन आएगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब जो लेंथ से रिलेटेड होगा, और स्ट्रेस कौन सा है, नॉर्मल स्ट्रेस। परपेंडिकुलर फोर्स जो यूनिट एरिया पर लगेगी, सामने डायग्राम जैसे हम देख रहे हैं, ठीक है। एक वायर जिसकी ओरिजिनल लेंथ एल हो, तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो उसकी लेंथ को वो इंक्रीज़ करेगी, डेल्टा एल वो लेंथ में इंक्रीज़ है, तो डेल्टा एल बाय एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, ठीक है, और स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया हो गई। सो द यंग्स मॉडुलस इसी से बनता है, नॉर्मल वाली स्ट्रेस हो, लॉन्गिट्यूडनल वाली स्ट्रेन हो। तो इसके लिए आगे फार्मूला जो बना, यंग्स मॉडुलस वाई से रिप्रेजेंट किया गया। तो स्ट्रेस तो हो गई फोर्स अपॉन एरिया, एरिया यहाँ पर जो है वायर कंसीडर की गई है, तो एरिया उसका सर्कुलर फॉर्म में हो गया पाई आर स्क्वायर, एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर, और नीचे स्ट्रेन है डेल्टा एल बाय एल, ये एल ऊपर चला गया, एफ इंटू एल, और नीचे पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। जहाँ तक बात है इसके यूनिट की, तो स्ट्रेस न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में स्ट्रेन है। स्ट्रेन एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ध्यान देना है, स्ट्रेन का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं है। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, इसका यूनिट डायमेंशन सेम वही होगा जो स्ट्रेस का यूनिट डायमेंशन होगा। और स्ट्रेस का यूनिट डायमेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया था स्ट्रेस, तो यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो जितने भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं उन सबके ही यूनिट्स जो होंगे वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल रहेंगे। अभी तक हमने यंग्स मॉडुलस को पढ़ा है, तो यंग्स मॉडुलस का एसआई यूनिट हम यहाँ पढ़ रहे हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला की जहाँ तक बात है, तो स्ट्रेस का जो डायमेंशन फार्मूला है वही रहेगा, क्योंकि स्ट्रेन का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं है, ठीक है। इस टेबल में कुछ एक वैल्यूज़ दी हुई हैं डिफरेंट मटेरियल्स के यंग्स मॉडुलस। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं, जो नेक्स्ट टाइप था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। बल्क मीन्स वॉल्यूम। तो इसमें जो स्ट्रेन रहेगी वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रहेगी, यानी कि वॉल्यूम के चेंज होने से रिलेटेड। और वॉल्यूम में चेंज कौन सी स्ट्रेस से होता है, नॉर्मल। नॉर्मल की कौन सी स्ट्रेस टाइप, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक जो स्ट्रेस रहती है वो चेंज करती है वॉल्यूम में। सो नॉर्मल स्ट्रेस हो
और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो तो इन दोनों का जो रेशो है वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। डेफिनेशन गिवन इज इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर है बेटा? तो नॉर्मल स्ट्रेस वही फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, एफ अपॉन ए, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन वी। यहाँ एक बॉडी कंसिडर की गई जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम वी था और नॉर्मल इस तरह के स्ट्रेस लगने से इस वॉल्यूम वी में डेल्टा वी डिक्रीज हो गया, तो इसलिए डेल्टा वी नेगेटिव लिया हुआ है यहाँ पर, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, डेफिनेशन करते समय ये वी ऊपर चला जाएगा, ए अपॉन में आ जाएगा, सो एफ इंटू वी अपॉन ए डेल्टा वी। ठीक है, सो फोर्स पर यूनिट एरिया को बाद में फिर प्रेशर से रिप्रेजेंट कर दिया गया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया को पी से रिप्रेजेंट कर दिया गया, पी वी अपॉन डेल्टा वी। तो ये वाला फार्मूला बन गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। जहाँ तक बात है एसआई यूनिट की डायमेंशन फार्मूला की, तो जो पीछे हमने अभी यंग्स मॉडुलस के एसआई यूनिट डायमेंशन फार्मूला पढ़े वही सेम यहाँ पर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। ठीक है, और एम एल -1 T-2 डायमेंशनल फार्मूला। इसके साथ साथ इसी से कनेक्टेड एक टर्म कंप्रेसिबिलिटी है। कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो अगर यूनिट की बात करें तो उल्टी हो जाएंगी इसकी, है ना, जो नेगेटिव पावर में पॉजिटिव, पॉजिटिव पावर नेगेटिव हो जाएंगी। मीटर स्क्वायर पर न्यूटन ऐसा यूनिट हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी का, है ना, और CGS यूनिट हो जाएगा पर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बल्क मॉडुलस की भी कुछ वैल्यूज़ टेबल में दी हुई हैं। ठीक है, बल्क मॉडुलस इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मटेरियल्स हैं, इधर सॉलिड्स में हैं, लिक्विड्स में हैं, और साथ साथ उनकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बल्क मॉडुलस की वैल्यूज दी हुई हैं। क्लियर? द नेक्स्ट टर्म इज द तीसरा जो टाइप है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका रिलेशन शेप के चेंज होने से है। सो इट इज़ डिफाइंड एज, तो शेप चेंज किससे होती है? टेंजेंशियल स्ट्रेस से होती है। तो इसलिए ये रेशो है टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शीयरिंग स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शीयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, ये रहा टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइड बाय शीयरिंग स्ट्रेन, इसका रेशो है विद इन द इलास्टिक लिमिट। एंड इसको कैलकुलेट यहाँ पर थोड़ा दिया गया है। शीयरिंग स्ट्रेन हमने पीछे भी स्टडी किया था कि कैसे कैलकुलेट, ये जो थीटा एंगल है ये शीयरिंग स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा लगाकर, परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज डेल्टा एल बाय एल, ये शीयरिंग स्ट्रेन हमारे पास आया था डेल्टा एल बाय एल। और टेंजेंशियल स्ट्रेस वही फोर्स अपॉन एरिया ही होगा, एफ अपॉन ए। ठीक है, यहाँ देखेंगे जरा, जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल जो लिया गया है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए सिंबल है जी। अभी तक हम 3 मॉडुलस पढ़ चुके हैं, यंग्स मॉडुलस वाई से रिप्रेजेंट, बल्क मॉडुलस बी से रिप्रेजेंट, और टेंजेंशियल जो ये शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, तो इसके लिए सिंबल आ रहा है कैपिटल जी। न्यूमरेटर में स्ट्रेस हो गया एफ अपॉन ए, और डिनोमिनेटर में थीटा, और थीटा बाद में रिप्लेस कर दिया गया डेल्टा एल बाय एल से। तो डेल्टा एल यहाँ नीचे आ गया, एल ऊपर हो गया न्यूमरेटर में। जहाँ तक बात है इसके एसआई यूनिट और डायमेंशन फार्मूला की, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ml -1 T-2 डायमेंशन फार्मूला सेम है। तीनों ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के एसआई यूनिट और डायमेंशन फार्मूला सेम है। किसके इक्विवेलेंट है? स्ट्रेस का जो एसआई यूनिट और डायमेंशन फार्मूला है वही यूनिट डायमेंशन फार्मूला इसके तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम ये टॉपिक हमने करना नहीं है, स्ट्रेस इन रिलेशनशिप थोड़ा लंबा टॉपिक है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट एक छोटा टॉपिक है, इसको हम इस वीडियो में कर लेते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, देखिए बात करता है कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट टॉपिक है। वी नो दैट ऑन रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स फ्रॉम द इलास्टिक बॉडी दे रिगेन देयर ओरिजिनल कन्फिगरेशन। ये हम जानते हैं कि बॉडी से अगर हम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं तो वो अपनी पहले वाली कन्फिगरेशन को ऑब्टेन करती है। सम इलास्टिक बॉडीज रिगेन देयर ओरिजिनल कन्फिगरेशन इमीडिएटली, कुछ तो इमीडिएटली उसी समय रिगेन कर लेती हैं, बट अ फ्यू अदर्स टेक सम टाइम, लेकिन कुछ बॉडीज़ थोड़ा समय लेती हैं रिकवर करने में, अपनी पहले वाली कन्फिग्रेशन को रिकवर करने में थोड़ा समय लेती हैं। दिस टेम्परेरी डिले, तो ये जो देरी वो लगाती हैं पहले वाली कन्फिग्रेशन को रिगेन करने में, इन रिगेनिंग द ओरिजिनल कन्फिग्रेशन बाय इलास्टिक बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाए जाने पर जो कुछ समय की देरी लगती है बॉडी को अपनी कन्फिगरेशन को रिगेन करने में, उसी को बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, द इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। जो बॉडी जितनी ज़्यादा इलास्टिक होंगी वो उतनी जल्दी रिगेन करेंगी अपनी कन्फिगरेशन को। तो इसलिए वो कह रहा है कि क्वार्ट्स और फॉस्फर ब्रॉन्ज में ये इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बहुत स्मॉल है,
जितना इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट स्मॉल होगा बॉडी उतनी ज़्यादा इलास्टिक होगी। बट वेरी लार्ज फॉर ग्लास फाइबर जो कि इलास्टिक नहीं है, प्लास्टिक बॉडीज़ में आएगा, तो उसके लिए इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की वैल्यू लार्ज है। इट इज़ ड्यू टू दिस रीजन दैट द सस्पेंशन मेड फ्रॉम क्वार्ट्ज फॉस्फोर ब्रॉन्ज इज यूज फॉर मूविंग। ये मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर आप 12th क्लास में जाके पढ़ोगे कि वहाँ पर उसको कॉयल को सस्पेंड करने के लिए क्वार्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो एक क्या है, इलास्टिक बॉडी है ना, उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू अदर सब्सटेंसेस, तो वहाँ रिक्वायरमेंट रहती है ऐसे मटेरियल की। So this is all about in today's video lecture. Next terms we will continue in the next video lecture. Till then, bye.